बात आज के चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं ऐसी शख्सियत को लाता हूं जो किसी मुद्दे पर केंद्रित होती है। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, राजस्थान के किसान भी उसमें इन्वॉल्व हैं। किसान देश की धरोहर है, उसकी समस्याएं हैं, उस समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है, सरकार कितने कठोर कदम उठा रही है, ठोस कदम उठा रही है, यह मायने नहीं रखती है बात। यह बात मायने तब रखती है जब किसान अपने अधिकारों के प्रति, अपने हकों के प्रति सावधान होते हैं, सतर्क होते हैं और उनको अच्छे व्यक्तियों का नेतृत्व मिल रहा होता है। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो मुद्दा है किसानों से जुड़ी समस्याओं पर। और जिस शख्स को हमने हमारी बात आज के चैनल के स्टूडियो में बुलाया है वो है बालूराम जी बीचर। बालूराम बीचर एक विचार है, व्यक्ति नहीं है। एक आंदोलन है, व्यक्ति नहीं है। एक चेतना है, व्यक्ति नहीं है। बीचर का नाम पिछले 10 सालों के अंदर एकदम से सामने आया जब राजस्थान के अंदर जगह जगह किसानों की समस्याओं के व्यवहारिक स्वरूप को दिशा दी गई। और व्यवहारिक दिशा देने वाले बालूराम जी बीचर मामूली से हैं, दिखने में भी आप देख रहे हैं कि मामूली से इंसान है, लेकिन इसका ऊर्जा जो है इसकी देखने लायक है। अभी मैं एक पत्रकारों के एक सम्मेलन में लोहरवाड़ा गया था। लोहरवाड़ा के अंदर मैंने जब इनके बारे में सुना तो मैंने आग्रह किया, मेरे मित्र हैं प्रजापति जी, जीवराज जी, तो मैंने उनसे कहा कि आप बीचर जी को लाइएगा। और आज मुझे खुशी है कि हमारे स्टूडियो में आज ही आप आ गए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके बहुत। बालूराम जी, आप सराना के रहने वाले हैं, केकड़ी से रिलेटेड है आपका वो किसान आंदोलन में आप कैसे जुड़े और जुड़ने के बाद में एक सफ़र जो आपने तय किया उसके बारे में आप बताएं। देखिए सुरेंद्र जी, मैं एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। खेती बाड़ी मेरा पैसा है और मेरा ही पैसा नहीं, मेरे पूर्वजों का पैसा है। पूरा धंधा बाड़ी इस खेती में जुड़े हुए हैं। मैंने बीए पहले सीनियर एग्रीकल्चर से की, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मैं गांव में खेती करने आ गया जी। और मेरे सराना में रहने लगे हैं। डीवी कॉलेज से मैंने बीए किया था। इसके बाद मैं खेती करा। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। वाह। और पढ़ने का इतना शौक था कि जब मैं 7-8 साल का ही था, अब अखबार तो आते नहीं थे गाँव में जी। और आपको मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये सब मेरे गाँव वाले मेरे जानते हैं कि जब हमारे एक रोड पे खेत है, कोटा रोड है, देवली कोटा रोड पे खेत है, तो हम बुआई के लिए जाते थे, वहाँ ले जाते थे। इतवार को छुट्टी रहते तो रोड पे वो किनारे वो अखबार वाले मूंगफली और अखबार पढ़ जाते। मैं आधा किलोमीटर तक उन अखबारों को चुपड़े चल जाता था, सर उनको फिर पढ़ता था। तो अब मुझे याद आ रही कि वो यूपी वाले रोज आते थे सरवाड़ी इधर, तो वो चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह की, महेंद्र सिंह टिकैत, वो यूपी वाले खबरें, क्योंकि जाहिरीन आते थे सरवाड़ी। वो धीरे धीरे मेरे लगन हुई। जब से 7 रुपए की इंडिया टुडे आ रही, जब से आज 40 रुपए की मैं पढ़ रहा हूँ। और हमारे गाँव में ये आंगनबाड़ी केंद्र है जी। आपने कहा पढ़ाई का मेरा आंगनबाड़ी केंद्र, तो वहाँ सभी अखबार आते हैं, नवज्योति आता है, पत्रिका आता है, ये भास्कर भी फिर चला। 2000 पहले की बातें कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। आज की बात में भास्कर भी नहीं था उसे जी। तो एक दैनिक जागरण दिल्ली से अखबार आता था, दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली से आता था तो एक दिन पुराना आता था जी। और भिणाई हमारी पंचायत समिति, भिणाई से 10 बजे बसें आती थी। तो आंगनबाड़ी और वो एक हमारे रामलाल जी दर्जी थे, उनको आंगनबाड़ी के वो संचालक थे जी। तो उस अखबार को कोई नहीं पढ़ता था, कोई एक दिन पुराना, उस अखबार को मैं ही पढ़ता था अकेला गाँव में जी। और तो वो तब से मेरी बहुत लगन किसानों के प्रति आपका धीरे धीरे बढ़ गया। अब आपने कहा कि ये किसान राजनीति में कैसा है। एक एक्सीडेंटल लेता हूँ जी कार्य, और तारीख भी मुझे इसलिए याद है, दिसंबर 16 जी। नोटबंदी हो गई थी 1 महीना पहले, अपने अक्टूबर में जी, अगर नवंबर में। तो इसके बाद हम पहले वो, आजकल तो ऑनलाइन हो गया पंजीयन भी किसान को, आप पहले तो पोर्टल पे जाके वहाँ पंजीयन कराओ, उसके बाद खरीद केंद्र से आपको मैसेज मिलेगा। पहले ऑफलाइन थे, सीधे KVSS वाले तोलते थे माल, गिरदावरी ले जाओ अपनी और माल तोला लो जी। तो मैं केकड़ी गया था। तारीख इसलिए याद है कि वो बहुत बड़ा तारीख इसलिए बता रहा हूँ कि वो दिन बहुत बड़ा था। उस दिन 7 दिसंबर 2016 था। क्यों? उसी दिन नागौर से हनुमान बेनीवाल ने मुखारबरी थी, क्योंकि मुझे मालूम कि दूसरे दिन अखबार में हनुमान बेनीवाल की फोटो छपी, हमने आंदोलन किया केकड़ी, वो भी फोटो छपी थी, इसलिए मुझे याद है 7 दिसंबर वाला। तो हम गए
तो गए तो उन्होंने बताया कि नहीं साहब ये नहीं लिए जाएंगे, ये काला पीला डॉलर हम ज्यादा नहीं जानते। हाँ पढ़ा लिखा जरूर था कि नहीं साहब इसके तो हमारे पैरामीटर है, मापदंड है, उनके अनुसार ये आपका और 70 ट्रैक्टर थे मेरे एरिया के। सुरेंद्र जी सच बता रहा हूँ, 70 ट्रैक्टर थे वहां। ठीक, अब मैं क्या करूँ, 2 बज गए हमें, हमारे मूंग उनसे बढ़िया। तो फिर धीरे धीरे मैंने जो 2 दिन पहले जो खरीद केंद्र पर कट्टे खरीदे गए थे ना, मैंने उनका और उनका मिलान किया, तो साफ ही वो तो हमारे बढ़िया चमकी आ रही थी मूंगों में। तब मेरा मनोबल कॉन्फिडेंस बढ़ गया। किसानों को बोला कि लो 10 कट्टे को हमने चेक किया, 50 को किया। किसान मेरे पीछे थोड़ा बोला तो मेरे पीछे लग गए। हमारा किसान राजनीति ज्यादा कोई नहीं, नाम ना कोई नाम जानते थे, तो हमने विरोध किया, कल वाले राज में मिलाओ, दूध का दूध पानी का हो जाएगा। तो हमने मेरे मूंग 2 ट्रॉली मूंग थे, उसमें 40 बोरी मैंने ले जाके केकड़ी मंडी के गेट में डाल दिए और बैठ गए और आंदोलन कर लिया। आप जानते हो न्यूसेंस होते ही प्रशासक आता है, प्रशासक आए, तहसीलदार जी आगे, डिप्टी आगे, बोलो साहब के कौन आंदोलन करने वाला, मैं साहब हम है, नाम क्या, सराना से बालूराम जी, पत्रकार भी आगे, आप क्या क्यों हमारा मूंग नहीं खरीदेंगे, ये तो पैरामीटर से खरीदा जाता है, ये से मापदंड है, नियम है इसमें। हाँ नियम। फिर हम दौड़ के वापस आए उस खरीद केंद्र पर, गेट को छोड़ के, चलो तहसीलदार जी, चलो एसडीएम साहब, सब आगे पूरा प्रशासक आए। तो हम देखा उन मूंगों को, तो एसडीएम ने कहा उस टाइम इसमें तो एंगल है। मैंने कहा एंगल नहीं, पूरी लाइन है, पूरी लाइन ही है इसमें तो फिर खरीद केंद्र वाले ढीले पड़ गए। एक बार बोला कि आपका माल तोल देगा, नहीं मेरे ट्रॉली नहीं, 60 ट्रॉली तुलेगी। वो 60 ट्रॉली तुलगी, मनोबल बढ़ गया। अब क्या होता है, अगर आगे अब धीरे धीरे मेरे पास उस टाइम मोबाइल नहीं था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक बहन थी जो आज दुनिया में नहीं, वही मेरा घर का सब कुछ करती थी, वो रिश्तेदारों में उसके फोन आ जाते थे, मुझे इंटरेस्ट पढ़ने का ही था कोरा जी। तो धीरे धीरे आते। अब आंदोलन, जैसे आपके आंदोलन की सबसे बड़ा आंदोलन आपकी लाइफ का कौन सा रहा जिसके अंदर आपने राज्य सरकार को झुका दिया? राज्य सरकार को हमने सबसे पहले कि अब खरीद केंद्र हो गए। पहले क्रय विक्रय सहकारी समितियों पे खरीद केंद्र खुलते थे। अब राजस्थान में 350 क्रय विक्रय सहकारी समितियां और ये 7,500 है जीएसएस। तो हमने 9 अक्टूबर 2019 को दूदू से हमने पैदल मार्च किया कि हम भाई खरीद केंद्र ज्यादा बढ़ाओ। जब उचित मूल्य की दुकान राजस्थान में 27,000 है, तो फिर इन्हें भी कम से कम 1,000 तो होनी चाहिए ना, ये समर्थन मूल्य की दुकान भी। जी बिल्कुल सही। भाई आप पीडीएस सिस्टम में कैसे खरीदो, क्योंकि वहां 10-10 दिन तक लाने लग जाती थी। तो फिर हम एक दिन पैदल चले और मेला जाते हमें मैसेज आया राज्य सरकार का, सहकारिता विभाग का। उस टाइम आईएएस अधिकारी सहकारिता विभाग राजपेट की सुषमा अरोड़ा जी थी, एमडी, मुझे अच्छी तरह याद है। और सहकारिता विभाग में इनके थे मुख्य प्रबंध सचिव थे पवन कुमार, नीरज कुमार पवन जी। उनका मैसेज आया कि किसान 11 जने आ जाए। तो हमारी 11 की, रामपाल जाट भी उसमें चाहते, हम 11 की बनी कमेटी बनी कि आप क्या चाहते हो, कि हम चाहते हैं मैं खरीद केंद्र बने। अभी किस पे खुला है, केवीएसएस पे खुला है। अच्छा केवीएसएस पे खुला, तो आप क्या चाहते हैं, हम जीएसएस पे खुला, तो जीएसएस पे अब केवीएसएस की पैरामीटर देके किस आधार पर खरीद केंद्र खोलता है? कभी 500 मीट्रिक टन का तो वहां गोदाम होना चाहिए जी, बाउंड्री होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, और ट्रैक्टर रखने के पार्किंग होनी चाहिए, तो हम खोल सकते हैं। तो फिर राज्य सरकार ने मैं लिखित में दे दिया, मेरे पास कॉपी है कि ठीक है, अगर कोई प्रस्ताव जीएसएस से वाया कलेक्टर आएगी तो कलेक्टर की अनुशंसा पे फिजिकल सहकारिता विभाग फिजिकल वहां अपनी वेरिफिकेशन के बाद हम खोल देंगे। तो हम अजमेर जिले में केवल पहले केकड़ी, सरवाड़, विजयनगर, अराई और एक अजमेर, ये 6 खरीद केंद्र थे। तो फिर हमने यहाँ 19 जीएसएस पे केंद्र खुलाए, 19 हमने खुलवा दिए। राजस्थान में 350 तो क्रय विक्रय सहकारी समितियों पे जीएसएस है, और प्रस्ताव 500 के मिले। तो 500 हो गए तो 850 हो गए खरीद केंद्र, 500 हमने बढ़ाए हैं। तो ये हमारे लिए है ना, दाम मंदिर है वो हमारा, जहाँ में उपज का मिलता है, वो इतना हमें है जी। 800 वो खुल गए आपके केंद्र। अब किसानों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप संक्षिप्त में बताएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, अब आज सबसे बड़ी चल रही है एमएसपी वाली जी। और एमएसपी से ये स्वामीनाथन सरकार भी, ऐसी बात नहीं कि सरकार ने, भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने बहुत बड़े प्रयत्न कोशिश करी है जी। अब मैं आपको 3 ऑडियंस की बात करता हूँ, अध्यादेश जिससे किसानों का सरकार भला कर सकती। नंबर 1 जिसकी सबसे बड़ी देश में चर्चा होती है, किसान आयोग, जो स्वामीनाथन आयोग, ये 2004 में बना। पहले तो इसके अध्यक्ष ये अपने पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री थे, फिर आप देखेंगे वो सरकार गिर गई थी अटल जी की, बाद में यूपीए 1 आ गया था, उसमें फिर डॉक्टर स्वामीनाथन जी को इनका अध्यक्ष बनाया। उन्होंने भी रिकमेंड की है भारत सरकार को, वो 500 पन्नों की रिपोर्ट, उस पर 74 पेज पर साफ साफ लिखा है, चूंकि खेती खुले आसमान के नीचे होती है, अतः प्राकृतिक आपदा उसका विशेष अंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार की प्राथमिकता और जिम्मेदारी है, चूंकि
खेती सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र में रोजगार देने वाली ये है। और अगर खेती पर नहीं दोगे तो पलायन बढ़ जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगी। बेरोजगारी भारत की नहीं विश्व की समस्या है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या कहेगा, इसके अब इस किसान की दयनीय हालत क्या हुई। एनएसओ नेशनल सैंपल सर्वे की सबकी रिपोर्ट देखिए कि भाई किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, अपने भाव नहीं मिल रहा। तो फिर उन्होंने C2+A2 बहुत बड़ी लंबाई, वो A2+C2+50 50+FL, FL का मतलब फैमिली लेबर, उसमें जोड़ा जाए एक्चुअल। पहले तो A2+ था कि एक्चुअल, फिर आ गया कि C2+ यानी कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक लागत, जिसमें बीज, खाद, उसकी मेहनत, उसकी दवाइयाँ, उस पे होने वाले नुकसान, बीमारियां, इन सब को कलेक्ट करके और फिर समर्थन मूल्य MSP अंकित निर्धारित की जाए जी। तो ये फिर भारत सरकार ने, उसकी भी चल रही है चर्चा, और कुछ फिर उसमें साफ साफ लिखा है स्वामीनाथन आयोग कि राज्य सरकार केवल 25% ही खरीद ले, क्योंकि 100% खरीदने पर न तो राज्य सरकार, भारत सरकार के पास संसाधन है और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई का। आप जानते हो आरडीओ ने भी लाइसेंस दुकान रखी है, वो भी है। तो 25% और 15% राज्य सरकार अपने संसाधन में खरीदे। 40% भी अगर खरीद लोगे ना किसान का, तो भी उसका कुछ भला हो जाएगा। लेकिन आपको मैं डाटा बताता हूं, गेहूं की अभी सरकारी खरीद हो रही है केवल 18%। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको पीडीएस में चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के। चावल की हो रही है अभी 50% सरकारी खरीद। अगर मैं अब दालों की बात करूं तो दालों की हो रही है 0.46 यानी 100 किलो पैदा करते हैं ना, उसमें 460 ग्राम, 500 ग्राम भी नहीं है। अगर मैं मोटे अनाज की बात करूं, जिसमें अभी वो श्री अन्न चल रहा है, अभी अंतर्राष्ट्रीय वो अपने बाजरा दिवस भी मनाया, तो उसमें 0.26 यानी 100 किलो अगर मोटा अनाज रागी ज्वार पैदा होती है तो 260 पाव से 10 ग्राम ही जाता है। और अगर मैं तिलहन की बात करूं तो तिलहन की और हालत खराब है, केवल 26 यानी लगभग इनमें भी 300-350 ग्राम खरीदी जाती है। तो हमारी मांग है कि जो स्वामीनाथन में 25% लिखा है, 100 में 25 किलो तो खरीद भारत सरकार खरीदे और 15 किलो राज्य सरकार खरीदे। ये तो हो गया तुम्हारा MSP वाला मुद्दा। और अब हमें लीगल गारंटी चाहिए, तो लीगल गारंटी में वो फाइनेंशियली बता रहे हैं सब, कोई 17 लाख करोड़ बता रहा है, कोई 18 लाख करोड़ बता रहा है, लेकिन उसमें भी आप जानो कि कमेटी बनी है, सरकार सुन भी रही है, ऐसी बात नहीं। अब भारत सरकार ने एक और ऑर्डिनेंस लाई कि भाई केवल खेती सर्वाइव नहीं कर सकती, खेती अकेली सर्वाइव नहीं करती, इसके साथ उसका एनुअल इन्वेंटरी पशुपालन चाहिए जी। तो आदर्श कृषि उत्पाद विपणन एवं पशुधन नस्ल संवर्धन एवं बाजार सरलीकरण अध्यादेश 2017 लेके आई जी। इसमें MSP तो मिलेगी, लेकिन पशुओं की नस्ल सुधारना जी, पशुओं की नस्ल सुधारना और दूध का किसानों को जोड़ना और इसका बाजारी सरलीकरण, कि जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई दुधारू पशु जाए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हो कि आजकल ये इसके नाम के इसके धंधा बना लिया इन्होंने। पशु आप चाहे दुधारू गाय ले जाओ, चाहे दुधारू भैंस ले जाओ, लट लेके खड़े रहते हैं। तो हरियाणा आज बाहरी है, राजस्थान के गाय काऊ जो अपनी गिर गाय है, मैं कह रहा हूँ गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इसमें नागौरी बेल की 2.5 लाख रुपए तक की है रेट जी। लेकिन वो बाउंड्री वॉल सीमा पे आप जानते हो, तो उसमें सरलीकरण किया गया कि भाई अगर तहसीलदार ग्राम पंचायत के भी ये दुधारू जानवर लिखे और उनके पास रवाना होवे तो उसमें कुछ की जाए, इसमें की जाए। और आपको बता रहा हूं एक बड़ी जानकारी, आपने पशुधन की कहा, आज गांव में कोई भी व्यापारी ये नहीं कह रहा कि मुझे मूंग दो, मूंगफली वाला है क्या, मूंग वाला है क्या खरीदना है, या मुझे कोई सब्जी खरीदनी, कोई मतलब आवाज नहीं देता गाँव में। लेकिन आपको सच बता रहा हूं, पशु के लिए रोज आवाज दी जाती है कि आपके कोई दुधारू पशु है क्या, या कोई गाय जो दूध नहीं देते हैं गाय, या कोई मुर्रा पाड़ा, ये वो क्या है, क्या आपके बछड़ा है क्या, उसके लिए रोज गांव में, भैंसों के लिए, इनके लिए रोज आपके गांव में आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब उसकी डिमांड है बिल्कुल। और 10-10 जनती तो आप खरीद के अंदर, चाहे सरकारी हो। अभी एक राजस्थान बीज भंडार वाला का मामला मैंने उठाया, 400 किसानों का 6 करोड़ खा गए। 400 हमने 25 दिन धरना देने के बाद अभी जाके उसकी गिरफ्तारी हुई है, इसके संचालक राजस्थान बीज भंडार तुम्हारे केसरगंज में। तो इनके तो पैसे खाए, लेकिन वहां हैंड टू हैंड पशुधन का, चाहे दुधारू भैंस हो चाहे गाय हो, जो किसान मांगता है ना उसके बराबर पैसा दे देते हैं। तो सरकार इसमें भी कर रही है। और एक सरकार ने एक और अभी नया सर्वेक्षण आया भारत सरकार का जी, MSP पे वो गारंटी चाहती है, लेकिन इसके बाद देखते हैं कि MSP के अलावा और भी कोई है क्या। तो एक आया हाउस होल्ड कंजप्शन एक्स
चेडीचर पेंडिचर, यानी भाई गृहस्थी अपना खर्चा या खाने में क्या क्या लगा, तो आप दालें अनाज के अलावा आज का ये जाने इसकी ओर आपकी अब बढ़ रहा है, इसकी मांस अंडे मछली इनकी ओर बढ़ रहा है। तो किसानों को ये जाए कि भाई आप है ना अच्छे अच्छे ये पोल्ट्री फार्म है, मछली फार्म है, ये भी किया जाए इसके साथ, बहुत अच्छी बात है। तो ये भी किया जाए साइक, क्योंकि उसका ये निरीक्षण है। फिर एक और है उसमें जो वो इसमें HCX वो जो इसके नाम से जाना था, उसमें है कि जो खेती के साथ पशुधन कर रहा ना उनकी माली हालत ठीक है, बहुत जोरदार उनकी माली हालत, उनसे तो ठीक है, तो सर्वाइव कर रही। तो इसके अलावा एक और हमने एक प्राइवेट बिल भी हमने भी लाया, पूरे जो किसान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जिनके डॉक्टर BM सिंह जी अध्यक्ष थे, उनकी जो डॉक्टर पहले पूर्व जो हमारे सुनील शेट्टी जी थे, राजू शेट्टी जो सांसद थे, रामपाल जाट, ये सब किसान नेता, चडूनी जी, कक्का जी, ये सब मिलके एक प्राइवेट बिल भी लाए 2012 में, जिसमें मैं भी था जी। अन्नदाता सुनिश्चित आय संरक्षण अधिनियम 2012 कि अन्नदाता की एक यूनिफॉर्म इनकम हो जाए, एक सुनिश्चित आय हो जाए जी। और ये आय इतनी करे कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी को है ना जितना पैसा उनके किसान को दे दिया जाए महीने के महीने, तो एक चतुर्थ श्रेणी से कर्मचारी का आज 18,000 रुपये मासिक तनख्वाह है। तो वो भी हमारा बिल लोकसभा में आप जानते हो कि धवनी पास तो नहीं कर सके, लेकिन 193 एक कानून के तहत उस पर भी चर्चा हुई, तो सरकार उसके भी और ध्यान तो दे रही है जी। तो ये तो हमारे मुद्दे हो गए राष्ट्रीय। एक मुद्दा और है सबसे, अब MSP वाला मुद्दा आप बता रहे हो कि भाई 17 लाख करोड़ इसमें खर्च होंगे, 17 लाख करोड़ की तो कुल उपज है, तो वापस भी बिकेगी नहीं, इसका विपणन भी होगा ना, तो उसमें 3.5 लाख 4 लाख करोड़ का लगभग इसमें मार्जिन आ रहा है। तो इसमें एक और हो सकता है। अब WTO की आप चर्चा सुनते हैं कि भाई WTO का दबाव है कि सरकारी सब्सिडी कम करे, किसानों को कृषि सेक्टर से निकाल के दूसरे सेक्टर में रहे। तो 1991 में देश में उदारीकरण का दौर आया, नरसिंह राव जी का दौर आया, मंडियां खुली, उद्योग खुले, कृषि खुले, तो उस टाइम भी WTO ने भारत पे किया कि भाई ये तुम FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करो, जो आयात और निर्यात ये शुल्क बंद किया जाए, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी ये खत्म की जाए जी। विकसित देशों का दबाव था भारत पे, लेकिन भारत उस टाइम झुका नहीं। बलराम चाकड़ कृषि मंत्री थे, शरद यादव मधेपुरा से सांसद थे, हुक्म नारायण यादव थे, और हरेंद्र मलिक जो अपने यहाँ से कांग्रेस के सांसद थे मुजफ्फरनगर से, उन किसान नेताओं ने किया भाई विकासशील देशों में और विकसित देशों में किसानों में बहुत फर्क है, वहाँ सब्सिडियाँ ज़्यादा मिलती है, यहाँ सब्सिडी नहीं मिलती। अगर वहाँ से जैसे ऑस्ट्रेलिया से चने आ जाएंगे यहाँ और वो फ्री ट्रेड हो जाएगा, यानी उसमें कोई आयात शुल्क नहीं लगा सकती है, तो अपना किसान थोड़ी टिकेगा उसमें। बिल्कुल सही बात है, टिक नहीं सकता बिल्कुल। तो फिर WTO के सामने हमारे तो फिर कह के हमें किसान तो मर जाएगा, और भारत का तो कृषि प्रधान देश, हम तो यहाँ 62%, हमारे जैसे और भी देश थे विकासशील देश। तो फिर निर्णय हुआ कि भाई विकासशील देश अगर कोई भी दूसरे देश अपने लाता तो उस पर एक्सपोर्ट 300% तक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा सकता है। कितना? 300% तक। जैसे 100 रुपए का चना भारत में बेच रहा ऑस्ट्रेलिया वाला है, तो आप इस पे लगा सकते, 200 भी लगा सकते, 300 भी लगा सकते, 300 से ऊपर एक कैटेगरी तय कर दिया जी। तो अब अगर चाहे जैसे अब ऑस्ट्रेलिया से चने आ रहे हैं, पिछली बार चने का अब 2015 में चने 6,000 थे और अब की बार वहां से 5,000 हो गए। इसका कारण क्या है भाई? डिमांड, मांग और डिमांड तो लगभग बराबर ही है, जनसंख्या तो वही है ना, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, एक्सपोर्ट यानी आयात शुल्क घटा दिया। पहले 70% था चना पे, तो 30% कर दिया, तो आयात शुल्क तो आज चना आ गया, तो किसान मर गए। तो हम यही चाहते हैं किसान की तुम MSP की तो गारंटी के अलावा आप ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ध्यान दो, आप लगाओ ना इंपोर्ट ड्यूटी, आप आयात शुल्क लगाओ, निर्यात शुल्क लगाओ ना आप। जैसे अगर हम राजस्थान का एक बहुत बड़ी चीज है अपनी गुआर फसल, इससे सबसे ज्यादा सोइल कंजर्वेशन यानी उपजाऊ है दूसरे विदेशों में, लेकिन अब इस पे ये खाड़ी देशों में काम आती है, डीजल कच्चे तेलों में, इनमें न्यूक्लियर पावर में जो रिएक्टर लगते हैं ना, उनमें भी ये काम में आती है बड़े। तो अब इस पे इससे नुकसान भी फायदा भी है। अब इस पे 150% निर्यात शुल्क लगा रखा है गंवार गम पे। कितना? 150%। तो अब वो कौन से लेंगे? दूसरे देशों से लेंगे, पाकिस्तान से ले रहे हैं वो। तो वहां 150 नहीं करे, अगर बराबर भी कर दे ना तो हमारा 150 रुपए किलो गुआर बिक जाए, और आज गुआर है तुम्हारे 50 रुपए किलो। बिल्कुल सही बात है। तो हमें समझना है। और एक और बड़ी किसानों के लिए एक और दुर्भाग्य हो गया कि खेती सब कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है भारत सरकार के। तुम्हारे भूमि अधिग्रहण की कितने रेट है, DLC रेट करती है भारत सरकार थे, और खेती है राज्य का। संविधान की 9वीं सूची में खेती को राज्य की जिम्मे डाला है।
और ये सब काम करती है। तो अब चने जैसे आज अब राजस्थान में चने पैदा हो रहे हैं, गुजरात में पैदा हो रहे हैं, महाराष्ट्र में, लेकिन राज्य से, क्योंकि खेती राज्य का विषय है, अब तो राज्य को पूछना चाहिए ना। बिल्कुल सही। लेकिन उनकी केंद्र की दादागिरी होती है। तो हम करते हैं कि समवर्ती सूची डालो, दोनों मिल बैठ के करेंगे भी एक्सपोर्ट करना या नहीं करना। और ये वाणिज्य मंत्रालय में इसमें तो इस पे कंट्रोल किया जाए जी। और एक और बहुत बड़ा हो गया, किसान किस लिए मर रहा है आप जानते हो। किसी भी वस्तु की जब कीमत मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के टर्निंग पॉइंट पे होती है, लेकिन एक आ गया NCDX जिसको कहते हैं वादा बाजार। NCDX ये वादा बाजार। अब आप इस वादा बाजार एक ऐसा बाजार है कि आप इस पे 1000 क्विंटल चना या गेहूं आज खरीद भी सकते हैं और इसको बेच भी सकते हैं। जो जिस दिन बकवाली ज्यादा आ गई तो मार्केट टूट जाएगा, और व्यापारी मंडी में इसको देखते हैं कि NDX हरे में चल रहा है या लाल में चल रहा है। समझ गए मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहा हूं। तो आज एक अनुमान चल रहा है कि चना पैदावार से 30% ज्यादा उसमें ट्रेंड कर रहा है। हमारे पास माल ही नहीं है और 1000 उसमें माल बेच रहे हैं, तो 13% तो चना NDX में ज्यादा है, अपने जो स्टॉक में नहीं है, और उसमें बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी बोरी। तो उस पर भी वादा बाजार पर कंट्रोल करें। और एक और बड़ी समस्या ये हो रही है, जो वादा बाजार रनिंग करता है, आपने देखा एक बार सरसों 10,000 हो गई, वादा बाजार तेज चल रहा है तो उसको हटा दी, लिस्ट से हटा दी सरसों को। तो भाई जब किसान मर रहा है, जब नीचे आ रहा है, जब हटाओ, तेज रनिंग में आप हटा देते हो, तब दोनों तरफ आप किसान को क्यों मार रहे हो? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम। बहुत तो ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल मुद्दे हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमारे किसान नेता जो जाते हैं ना, आज 280 के टेक है कि हमारा कैसा धंधा किसान है, लेकिन ये पता नहीं, या तो जानकारी होगी, ऐसी बात नहीं है, हम संपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बोलते ही नहीं। अगर आज ये चाहे तो मैं कहता हूँ किसानों को कितना ही भला हो जाए। जी जी, ये मुद्दे हैं। चलिए बिचर साहब, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाई एक लास्ट सवाल और है, वो अजमेर से जुड़ा हुआ है जी, है ना। अजमेर से जुड़ा हुआ है कि अजमेर के अंदर पिछले दिनों में जीरा और चने की बहुत फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और किसानों को बहुत ज़्यादा इसमें मतलब किसान बर्बाद होने का कगार पड़ा। तो इस पर आप थोड़ा सी देखिए, रबी सीजन में जीरा, सरसों और चना, जीरे में आप 100% नुकसान हो चुका है। ये सेंसिटिव फसल है। और चना और सरसों में मोइला होने से, उल्टा रोग होने से चने में, और इसमें मोइला होने से 80% नुकसान। तो हमने 20 फरवरी को माँ पड़ाव डाला सरवाड़ जी, भाई इस पे किया जाए। तो हमने पूरा डाटा, ये मेरे पास डाटा है, तो कि भाई हमारी लड़ाई बीमा कंपनियों से। तो बीमा कंपनियां क्या हो गई, जैसे अब टाटा का नैनो कार नहीं बकी तो नैनो यूरिया बना दिया। HDFC वाली बैंक का घर नहीं बका तो इसने बीमा कंपनी बना ली। और बजाज कंपनी वाले की बजाज मोटरसाइकिल नहीं बकी और बजाज वाले ने ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी बना ली। इन दुकानें हो गई। तो अब अजमेर जिले में इस साल नहीं, पहले बजाज थी, इस साल आई है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। तो उसकी गाइडलाइंस भारत सरकार गाइडलाइंस बनाती है किसान को बीमा, उसकी गाइडलाइंस हमारे फेवर में है। 3 अब जीरे पे बताऊं आपने, 1 हेक्टर पर बैंकों से किसान प्रीमियम राशि ले रही है कंपनी 6,458 रुपया। कितने ले रही है? 6,498 रुपये। और वो कहती है कि अगर आपका 100% बीमा खराब हो जाएगा तो किसान को मिलेगा 1,29,392 रुपये। यही सरसों में प्रति हेक्टर 6 बीघे पे 1,436 रुपये ले रही है प्रीमियम राशि सीधा बैंक से किसान के खाते से। और आपके खराब हो जाएगी तो वही गारंटी दे रही है 95,292 रुपए की। और चने पे ले रही है 799 रुपया प्रति हेक्टर। और खराब हो जाएगा तो आपको मिलेगा 53,000। तो हमने कलेक्टर साहब को ये कहा कि भाई बीमा कंपनियों पे कवर करो, बीमा कंपनियों पे प्रतिबंध लगाओ। तो अब बीमा कंपनियों कैसे बीमा मिलता है? 2,000 पे बीमा मिलता है। अब राज्य सरकार से हमने मांग करी भाई तत्काल जो खराब हुआ उसका गिरदावरी करा के नुकसान का जायजा लगाया जाए, भाई कितना % नुकसान हुआ। बीमा कंपनी कहती है कि जो 33% ज्यादा आपके नुकसान हो जाएगा आप इस दायरे में आ जाओगे, 80 आओगे, 20 में आओगे, 30 हो जाए। तो हमने कहा कि भाई इसमें अब गिरदावरी में क्या करते हैं, बीमा कंपनियां बड़े बड़े मैनेज कर लेती है और खराबा कम बता 33 से कम बता देती है। और किसान इतना जानकारी है नहीं। एक आती है क्रॉप कटिंग फसल प्रयोग, फिर इसके बाद ये तो गिरदावरी आ जाएगी, 2 रिपोर्ट मानेगी बीमा कंपनियां, एक तो खराब आ गई 80%। अब फिर आता फसल प्रयोग क्रॉप कटिंग, एक रैंडम आएगा 10 बाई 10 की एक क्यारी काटी जाएगी, चने की काटी जाएगी, गेहूं की भी काटी जाएगी, उसमें कितना उत्पादन हुआ उसका पंचायत समिति अपने ग्राम पंचायत में रखने का, उसको 14 दिन में तोलेंगे वो। तो उसमें ये सिस्टम से मिलके उत्पादन ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जो फसल सूखती है और उसकी क्योंकि मॉनिटरिंग उसकी होती नहीं है तो घर से लाके उसमें चने और अनाज वो डाल देते हैं, उत्पादन बढ़ जाता है कि साहब हेक्टर में 2 क्विंटल हो गया माल, तो बीमा कैसे मिलेगा?
तो हमने कहा भाई इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो कलेक्टर साहब केकड़ी कलेक्टर महोदया खेतों में जा रही है, आ रही है, अखबार में मैंने देखी है, एसडीएम को लगाया, तहसीलदारों को लगाया, तो अब की बार कुछ किसान जागे तो सुधार हो रहा है। इसका मतलब लग रहा है कि भजनलाल सरकार के अंदर कई अधिकारी जो हैं वो आए हैं। समय का अभाव है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास हर कार्यक्रम का एक समय होता है, उस कार्यक्रम बातें बहुत हैं। और बालूराम जी बिचर के पास तो देख लिया आपने, ये तो मतलब बाइबल है, कुरान है, गीता है, इनके पास सारी नॉलेज है, ये बहुत एक्सपर्ट है। मैं अगले कार्यक्रम में फिर इनको इसी मुद्दे पर किसी दूसरे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। राम राम साहब, आप आए उसके लिए आभार। बहुत बढ़िया, आपका वीडियो बढ़ाया, मैं दर्शकों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ।